हेलो एवरीवन, मैं लोकेंद्र चतुर्वेदी विश्वगुरु क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि शीघ्र ही क्लास 9th और क्लास 10th के लिए जो मैथमेटिक्स की क्लासेस हैं वो मैं स्टार्ट कर दूँगा। तो उसी क्रम में आज क्लास 9th की मैथमेटिक्स की जो प्रॉपर पहली क्लास है वो मैं लेकर आया हूँ। कल की क्लास में मैंने सिलेबस डिस्कस किया हुआ था। तो क्लास 9th में जो पहला चैप्टर है उसका नाम है संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। ये बहुत ही आसान, बहुत आवश्यक और बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। इसमें ज़्यादातर आपको जो पढ़ने को मिलेगा वो आप ये मान लीजिए उसका 90% तक का हिस्सा ऐसा है जो आपने जूनियर क्लासेस में पढ़ा होगा। मतलब कि जब आपने 6th, 7th और 8th को किया हुआ है तब आपने ये ज़रूर पढ़ा होगा। फिर भी आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले कुछ एक शब्द हैं जिनके बारे में मैं आपको बता देता हूं और उसके बाद क्लास को आपके पूर्व ज्ञान से जोड़ते हुए आगे बढ़ाता हूं। तो एक सबसे पहला जो शब्द है वो आपको सुनने को अब मिलेगा, उसे हम बोलते हैं समुच्चय। अंग्रेजी में कहते हैं सेट। तो सबसे पहले आप लोग ये समझ लीजिएगा कि समुच्चय क्या होता है और किसी भी समुच्चय को हम किस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। तो अगर मैं बात करूं समुच्चय की तो आप ये मान लीजिएगा कि समुच्चय का जो वास्तविक मतलब होता है वो होता है समूह, यानी कि ग्रुप। किसी समूह को ही हम समुच्चय कहते हैं। तो फिर दोनों बातें बिल्कुल एक जैसी हैं? जी नहीं। समुच्चय एक समूह होता है लेकिन प्रत्येक समूह एक समुच्चय नहीं होता है। तो फिर हम समुच्चय किस समूह को कहेंगे? तो बेटा आप लोग समझ लीजिए बहुत अच्छे से, समूह जो होना चाहिए उस समूह में जो भी अवयव हों। देखिए समूह क्या होता है, जैसे अगर हम बात करते हैं सेना की, तो सेना क्या है? सैनिकों का एक समूह है जिन सब में एक कॉमन प्रॉपर्टी क्या है कि वो सभी लोग युद्ध के लिए, युद्ध लड़ने के लिए अच्छे तरह से प्रशिक्षित हैं, ट्रेनिंग लिए हुए हैं, हथियार चलाना जानते हैं, फिजिकली वो सब फिट होते हैं, उन्होंने जो शारीरिक परीक्षाएं होती हैं उनको पास किया होता है। ये सब उनकी कॉमन प्रॉपर्टी है। तो सेना एक समूह है और उसको हम समुच्चय कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि सेना के जो अवयव हैं, अवयव कौन है सेना की? सेना किससे मिलकर बनी है? सैनिकों से मिलकर बनी है। तो सभी सैनिकों में एक कॉमन प्रॉपर्टी है, समान गुणधर्म है। क्या? कि सभी प्रशिक्षित हैं युद्ध लड़ने के लिए, सभी हथियार चलाना जानते हैं। इसी तरह से पुलिस की भी हम बात कर सकते हैं। पुलिस जो है वो भी एक समूह है और उसके अवयव कौन है? यानी पुलिस किससे मिलकर बनी है? सिपाहियों से मिलकर बनी है, उनके जो अधिकारी होते हैं उनसे मिलकर बनी है। ठीक इसी तरह से अगर हम आपसे कहें ये 5 अक्षर जो लिखे हुए हैं इनके बारे में बात कीजिए, A, E, I, O और U। जैसे हमने ये 5 अक्षर, ये 5 लेटर लिखे, आप सबके दिमाग में एक बात जरूर आ गई होगी कि सर ये तो 5 अंग्रेजी के स्वर होते हैं, वॉवेल होते हैं। तो आप लोगों ने बिल्कुल सही समझा है। क्या?
कि इन सब में एक कॉमन प्रॉपर्टी है, इन सब में एक समानता है कि ये पांचों के पांचों अंग्रेजी के स्वर होते हैं, वॉवेल होते हैं। तो ये 5 अक्षरों का एक समूह बन गया। और ये कैसा समूह है? जिसमें पांचों अक्षर में एक समान गुण है कि वो सब के सब स्वर हैं। इसलिए हम इस समूह को क्या कहेंगे? समुच्चय कहेंगे। क्लियर हो गई बात? समुच्चय को दर्शाने के लिए हम ये सारे अवयव कॉमा के द्वारा अलग करते हुए लिख लेते हैं और इनको हम मझले कोष्ठक में बंद कर देते हैं। ये समुच्चय को लिखने का तरीका होता है, पैटर्न होता है। क्लियर हो गया? तो समुच्चय या समूह एक ही बात है, बस प्रत्येक समुच्चय एक समूह होता है, लेकिन प्रत्येक समूह एक समुच्चय नहीं होता है। देखिए, समूह जैसे मान लीजिए भीड़ है, बाजार की भीड़, तो उस भीड़ में क्या है? बहुत प्रकार के लोग हैं। कुछ लोग खरीदारी करने आए हैं, कुछ लोग बेचने भी आए हैं, कुछ लोग सिर्फ टहलने आए हैं। कहने का मतलब मेरा ये है कि उस भीड़ में जितने भी लोग हैं उन सब में कोई समान गुण नहीं है। तो वो भीड़ क्या एक समूह नहीं है? वो एक समूह है, लेकिन वो एक समुच्चय नहीं है। कोई भी समूह समुच्चय कब बनता है? जब उसके सभी अवयव, उसके जो एलिमेंट होते हैं जिनसे मिलकर वो समूह बनता है, उन सब में कोई समान गुण होता है। क्लियर हो गया होगा? एक हमने आपको ये एग्जाम्पल दिया, एक हमने आपको सेना का एग्जाम्पल दिया, और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं। ठीक है? जैसे और एग्जाम्पल में अगर हम लेते हैं तो चलिए मैं बात कर लेता हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने लिखा 2, 4, 6, 8, 10, डॉट 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 डॉट। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने एक समूह लिखा है जो कि संख्याओं का समूह है। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये जो संख्याएं लिखी हुई हैं, इन सब में क्या आपको दिख रहा है? ये सारी वो संख्याएं हैं जो 2 से विभाजित हो रही हैं। देखिए, 2 भी 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाती है, 4 भी हो जाती है, 6 भी हो जाती है। यानी ये जो समूह लिखा हुआ है वो ऐसी संख्याओं का लिखा हुआ है जिनमें एक कॉमन प्रॉपर्टी है, समान गुण पाया जा रहा है। कौन सा गुण? कि ये सारी संख्याएं 2 से विभाजित हो जाती हैं। तो क्या हम इसको समुच्चय कह सकते हैं? तो बिल्कुल कह सकते हैं। ठीक है? 2 से विभाजित होने वाली संख्याओं का समूह जो होगा वो एक समुच्चय होगा। तो क्लियर हो गया होगा समुच्चय और समूह में क्या अंतर होता है। अच्छा, एक बात और आप समझ लीजिए कि समुच्चय जो होता है उसको इस प्रकार से लिखा जाता है। अब इसको कॉमनली हम किसी न किसी एक कैपिटल लेटर के द्वारा प्रदर्शित कर देते हैं। ठीक है? जैसे मान लीजिए हमने इसको लिख दिया कैपिटल ए, तो ये कैपिटल ए बराबर हो गया AEIOU, यानी कि अंग्रेजी के 5 स्वर जो होते हैं उनका समूह। तो ये बन गया समुच्चय, और समुच्चय को हम एक कैपिटल लेटर के द्वारा दर्शाते हैं। समुच्चय को हम कैपिटल लेटर के द्वारा, और समुच्चय के जो अवयव होते हैं उनको स्मॉल लेटर के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो ये एक जानकारी थी जो मैंने आपको दी है। क्यों? क्योंकि हम इसका बीच बीच में प्रयोग करेंगे। ठीक है? तो अब बात करते हैं हम जो चीज़ें आपकी पढ़ी हुई हैं उनके बारे में। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। तो देखिए, ये आपका पूर्व ज्ञान होना चाहिए। यदि आपको नहीं है पता, या संयोग से आपने पढ़ा नहीं है, या आपको याद नहीं है, दोनों बातें हो सकती हैं, तो आप अच्छे से अभी सुन लीजिए, समझ लीजिए, लेकिन आज के बाद आपको ये चीज़ें आनी चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, नेचुरल नंबर्स हम किन्हें कहते हैं। तो देखिए, गिनती में प्रयोग की जाने वाली संख्याएं,
गिनती में प्रयोग की जाने वाली जो संख्याएं होती हैं उन्हें हम कहते हैं प्राकृतिक संख्याएं। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है। जब भी हमें काउंटिंग करनी होती है, हमें कुछ भी गिनना होता है, फॉर एग्जाम्पल कक्षा में बैठे हुए बच्चों की संख्या, किसी लाइन में खड़े हुए बच्चों की संख्या, या किसी स्थान पर इकट्ठे हुए लोगों की संख्या, किताबों की संख्या, पेज की संख्या, पेन की संख्या, यानी हमें जब किसी भी चीज़ को काउंट करना होता है, गिनना होता है, तो हम लोग कैसे गिनते हैं? हम लोग शुरुआत कहाँ से करते हैं? 1 से। 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। लेकिन स्टार्टिंग कहाँ से करते हैं? 1 से, यानी कि 1 से। तो जब भी हमें कुछ काउंट करना होता है तो हम लोग 1 से यानी 1 से काउंटिंग स्टार्ट करते हैं। तो जो मेरी प्राकृतिक संख्या होगी सबसे छोटी यानी सबसे पहली, वो हो जाएगी 1 यानी कि 1। क्यों? क्योंकि मैंने बोला है कि गिनती में प्रयोग की जाने वाली संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। और गिनती हम शुरू किससे करते हैं? 1 से। तो जो हमारी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं वो भी कहाँ से स्टार्ट होंगी? 1 से। करेक्ट। अब 1 के बाद क्या आता है? 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। सो ऑन का मतलब है इस तरह से हम काउंट करते जाएंगे, करते जाएंगे, करते जाएंगे, कहीं तक भी आप काउंट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, यदि मैं आपसे कह दूं कि आसमान में तारों की संख्या कितनी है, तो यदि आप तारों को काउंट करेंगे तो कर तो नहीं पाएंगे, क्योंकि वो एक हमारी क्षमता होती है, हमारी दृष्टि की क्षमता होती है। तारे टिमटिमाते हैं, इतने ज़्यादा होते हैं कि उनको हम भूल जाएंगे कि हमने किसे काउंट किया, किसे काउंट नहीं किया है, और इतनी बड़ी काउंटिंग हम कर भी नहीं पाएंगे। फिर भी मान लेते हैं कि आपने तारों को गिनना शुरू किया, तो आप 1 से स्टार्ट करेंगे और कहाँ तक जाएंगे? आपको भी पता है कि हम गिनते चले जाएंगे, हंड्रेड्स हो जाएंगे, थाउजेंड्स हो जाएंगे, लैक्स हो जाएंगे, करोड़ हो जाएंगे, है ना? यानी कितनी आप जहाँ तक गिन सकते हैं, लेकिन शुरुआत 1 से। तो सबसे छोटी जो प्राकृतिक संख्या होती है वो 1 होती है, और सबसे बड़ी जो प्राकृतिक संख्या होती है वो इनफाइनाइट होती है। कितनी होती है? इनफाइनाइट। आप जहाँ तक गिन सकते हैं इनफाइनाइट होती है। क्लियर हो गया? अब ये एक संख्याओं का समूह बन गया, और इन सब में कॉमन प्रॉपर्टी क्या है? इन सब में कॉमन प्रॉपर्टी है कि इनका प्रयोग गिनती करने के लिए किया जाता है। तो ये समुच्चय भी बन जाएगा, और ये हो जाएंगे समुच्चय के अवयव, एलिमेंट्स। 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, ये हो जाएंगे अवयव किसके? उस समुच्चय के। तो हम जब इसको समुच्चय के रूप में लिखेंगे तो हम क्या लगा देंगे? ब्रैकेट लगा देंगे। और इसको हम समुच्चय के रूप में लिख रहे हैं, तो हम इस समुच्चय को किसके द्वारा दर्शाते हैं? तो इस समुच्चय को हम कैपिटल N के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो आपने ये समझ लिया कि जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं वो क्या होती हैं, और हम प्राकृतिक संख्याओं का जो समूह होता है उसको कैपिटल N से प्रदर्शित कर देते हैं। ठीक, तो ये बात रही प्राकृतिक संख्याओं की। इसके बाद आपने एक चीज़ और पढ़ी हुई है, वो क्या है? तो वो है पूर्ण संख्याएं। क्या है? पूर्ण संख्याएं, होल नंबर। होल नंबर्स। ये होल नंबर्स क्या होते हैं? पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? तो देखिए बेटा, प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं हम लोगों ने समझ लिया है कि गिनती की, जिनसे हम गिनती करते हैं तो उन संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो यदि हम प्राकृतिक संख्याओं के समूह में क्या करते हैं? शून्य को भी शामिल कर लेते हैं, यानी 0 को भी सम्मिलित कर लेते हैं, तो जो नया समूह बनेगा वो कहलाएगा पूर्ण संख्याएं। तो पूर्ण संख्याओं को यदि हम लिखेंगे तो उसमें क्या शामिल हो जाएगी?
0 यानी शून्य शामिल हो जाएगा। उसके बाद में 1 2 3 4 5 6 एंड इनफाइनाइट तक, ठीक है ना। तो प्राकृतिक संख्याओं में और पूर्ण संख्याओं में सिर्फ कितना अंतर है? सिर्फ इतना अंतर है कि पूर्ण संख्याओं में शून्य शामिल होता है, जबकि प्राकृतिक संख्याओं में शून्य शामिल नहीं होता है। क्लियर हो गया? तो यदि हम क्या करते हैं, प्राकृतिक संख्याओं के समूह में शून्य को शामिल कर लेते हैं तो आपकी पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। तो ये एक नया समूह बन गया और इसको हम कैपिटल W के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो पूर्ण संख्याओं का जो समूह होता है उसको हम लोग कैपिटल W से प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद जो तीसरी बात आती है वो आती है पूर्णांक किसे कहते हैं। क्या आती है? पूर्णांक किसे कहते हैं? पूर्णांक को हम लोग कहते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स पूर्णांक किसे कहते हैं? देखिएगा बेटा, आप लोग एक चीज़ ऐसे समझिएगा कि ये मान लीजिए आपकी प्राकृतिक संख्याएं लिखी हैं 1 2 3 4 एंड सो ऑन, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट जहाँ तक आप जाएंगे इसको काउंट करते चले जाएंगे। तो ये आपकी क्या लिखी हैं? प्राकृतिक संख्याएं। अब प्राकृतिक संख्याओं में हमने शून्य को शामिल कर लिया तो ये आपकी बन गई पूर्ण संख्याएं। क्या बन गई? पूर्ण संख्याएं। ठीक है, चलिए अब इसी में आप लोग ऐसे समझिएगा कि जहाँ शून्य बना हुआ है वहाँ पर मैंने एक मिरर रख दिया। क्या रख दिया? मिरर, यानी कि एक दर्पण रख दिया मैंने। ठीक है, ये एक मिरर रखा हुआ है, दर्पण रखा हुआ है, ठीक है ना। अब आप लोग ये समझिएगा कि जब दर्पण के सामने कोई भी वस्तु रखते हैं, कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं, तो उसका दर्पण के द्वारा एक इमेज बनाया जाता है, प्रतिबिंब बनाया जाता है। तो क्या होगा, जब यहाँ पर एक दर्पण रखा होगा शून्य के ऊपर, तो इस 1 का एक इमेज बनेगा, 2 का एक इमेज बनेगा, 3 का एक इमेज बनेगा, 4 का इमेज बनेगा, 5 का इमेज बनेगा। ऐसे जितने भी हमारे अंक हैं, जितनी भी संख्याएं हैं, उन सब का एक इमेज बनेगा, एक प्रतिबिंब बनेगा। किसके द्वारा? इस दर्पण के द्वारा, जिसे हमने शून्य पर रखा हुआ है। तो इमेज कैसे बनता है? देखिए, दर्पण का जो एक इमेज होता है बेटा, उसकी कुछ प्रॉपर्टी होती हैं। क्या प्रॉपर्टी होती है? कि जो हमारा प्रतिबिंब बनता है समतल दर्पण के सामने, वो दर्पण के अंदर उतनी ही दूरी पर बनता है हम दर्पण से जितनी दूर खड़े होते हैं। यदि हम दर्पण से 1 मीटर दूर खड़े हैं तो हमारा जो प्रतिबिंब बनेगा दर्पण के अंदर, वो भी 1 मीटर दूरी पर बनेगा। यदि हम दर्पण से 2 मीटर दूरी पर खड़े हैं तो हमारा जो प्रतिबिंब दर्पण के अंदर बनेगा, वो दर्पण के अंदर 2 मीटर दूरी पर बनेगा। यानी अगर हम बात करें कि हमारे और प्रतिबिंब के बीच में कितनी दूरी होती है, तो वो उस दूरी की दुगनी हो जाएगी जो आपकी दर्पण से है। अगर हम दर्पण से 1 मीटर दूरी पर हैं तो हमारे और हमारे प्रतिबिंब के बीच की दूरी 2 मीटर हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि मैंने आपको बताया कि दर्पण द्वारा, ये मान लीजिए दर्पण है, इसके पीछे पॉलिश रहती है एक तरफ। अगर यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट रखा है, एक वस्तु रखी है, तो मान लीजिए यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा है, तो अंदर इसके एक इमेज बनता है। अगर ये जो दूरी है वो x है, तो जो इमेज बनता है अंदर वो भी x दूरी पर बनता है। तो ये जो टोटल दूरी होती है वो कितनी हो जाती है? वो 2x हो जाती है। मतलब ये है कि अगर ये वस्तु 1 मीटर दूर रखी है तो वस्तु और प्रतिबिंब के बीच की दूरी 2 मीटर होती है। अगर ये 2 मीटर दूर है तो वस्तु प्रतिबिंब के बीच की दूरी 4 मीटर होती है, ठीक है ना। तो ऐसे ही जब इस दर्पण के द्वारा इमेज बनेगा तो सबसे पहले इसके नज़दीक कौन है? 1 है, तो 1 का इमेज सबसे नज़दीक बन जाएगा, 2 का उसके बाद बनेगा, 3 का उसके बाद बनेगा, 4 का उसके बाद बनेगा।
इस तरह से इमेज बनते चले जाएंगे और लास्ट में इनफाइनाइट का इमेज बनेगा। करेक्ट। अब चूंकि ये इसके इमेज हैं, यानी अपोजिट डायरेक्शन में है, उल्टी दिशा में बने हैं, तो इनको हम क्या लेते हैं, माइनस में लेते हैं। तो -1, -2, -3, -4 ऐसे करके माइनस इनफाइनाइट। तो ये जो शून्य पर अगर हम दर्पण रख देते हैं तो सभी प्राकृतिक संख्याओं का हमें प्रतिबिंब प्राप्त हो जाता है और इन्हीं प्रतिबिंबित संख्याओं को हम कहते हैं ऋण पूर्णांक। क्या कहते हैं, ऋण पूर्णांक या ऋणात्मक पूर्णांक। करेक्ट। तो ऋणात्मक पूर्णांक क्या होते हैं वो आपको समझ में आ गया होगा। क्या कि जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं उनका दर्पण प्रतिबिंब होते हैं ऋणात्मक पूर्णांक, और दर्पण कहाँ रखा जाता है, शून्य के ऊपर। ठीक है ना। तो सभी प्राकृतिक संख्याओं का शून्य पर रखे हुए दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनेगा उन्हें हम ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। क्लियर। ये समझने की बात है कि प्राकृतिक संख्याओं की जो प्रतिबिंबित संख्याएं होती हैं वही ऋणात्मक पूर्णांक होती हैं। ठीक। सही मायने में तो कोई दर्पण होता नहीं है, बस आप समझ लीजिए इस दर्पण को रखने के बाद जो इमेज बनेगी वो ऋणात्मक पूर्णांक हो जाएंगे। तो इस तरह से जो ऋणात्मक पूर्णांक का कंसेप्ट है वो आपको क्लियर हो गया होगा। अब यदि ऋणात्मक पूर्णांक में हम आगे की सारी संख्याओं को शामिल कर लें तो वो बन जाता है पूर्णांक। तो देखिए माइनस इनफाइनाइट और ये -1 यहाँ तक की जो संख्याएं हैं वो हो गई ऋणात्मक पूर्णांक, और शून्य से आगे की सारी संख्याएं क्या हो गई, तो वो हो गई पूर्ण संख्याएं। तो यदि ऋण पूर्णांकों में हम पूर्ण संख्याओं को शामिल कर लेते हैं तो हमें पूर्णांक प्राप्त हो जाते हैं। तो इस तरह से जो पूर्णांक के हिस्से होते हैं वो 3 हो जाते हैं। एक तो ऋण पूर्णांक हो जाता है, इधर 0 से आगे जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं ये आपके हो जाते हैं धन पूर्णांक। क्या हो जाते हैं, धन पूर्णांक हो जाते हैं। ठीक। तो समस्त धन पूर्णांकों का जो प्रतिबिंबित संख्याएं होती हैं वो हो जाते हैं ऋण पूर्णांक। अब बीचों बीच कौन होता है, शून्य। तो जो शून्य होता है वो न धनात्मक होता है और न ही ऋणात्मक होता है। तो इस तरह से धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक और शून्य जो होता है वो न धन पूर्णांक है न ऋण पूर्णांक है, वो अपने आप में एक अलग संख्या होती है, तो उसे हम बोल देते हैं शून्य पूर्णांक। तो पूर्णांक जो होते हैं वो 3 हिस्सों में बढ़ जाते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक, शून्य पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक। ठीक है। वो तीनों को मिला देते हैं तो बन जाते हैं पूर्णांक। तो इस तरह से अगर हम एक ग्रुप बनाते हैं, समूह बनाते हैं जिसमें हम इस तरह से संख्याओं को लिख लेते हैं, ठीक है, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन टिल इनफाइनाइट। तो ये जो ग्रुप बनेगा इसको भी हम एक किसी कैपिटल लेटर से दर्शाएंगे। तो इसको हम लोग या तो कैपिटल Z से दर्शाते हैं या कैपिटल I से दर्शाते हैं। ठीक है ना। तो जो पूर्णांक होते हैं उनके समूह को कैपिटल Z या कैपिटल I द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। वैसे मेरा ये मानना है कि कैपिटल I द्वारा प्रदर्शित करना चाहिए। क्यों? क्योंकि I फॉर इंटीजर, तो यहाँ से I लेटर मिल जाता है, यहाँ से W मिल जाता है, यहाँ से N मिल जाता है। क्यों? क्योंकि जब हम आगे हायर क्लासेस पढ़ेंगे तो एक संख्याएं हमें पढ़ने को मिलेंगी जिन्हें हम कहते हैं सम्मिश्र संख्याएं, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं उनके समूह को हम Z द्वारा प्रदर्शित कर देते हैं। तो लेकिन फिलहाल आप समझ लीजिए कि पूर्णांकों को भी Z या I से प्रदर्शित किया जा सकता है। अब यदि आपको केवल धन पूर्णांकों का समूह लिखना हो तो धन पूर्णांक कहाँ से होंगे, 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक होंगे। तो धन पूर्णांक जो होंगे एक्चुअली में क्या होंगे, वो सारे के सारे प्राकृतिक संख्याएं होंगी। तो जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं वही धन पूर्णांक भी होती हैं। ठीक है, क्लियर। तो इस तरह से हम लोगों ने जो पहले पढ़ा हुआ है उसके बारे में कुछ जाना।
और भी बातें हैं जो आपकी पहले की पढ़ी हुई हैं, उन पे भी चर्चा कर लेते हैं। तो आप लोगों ने ये भी पढ़ी हुई हैं क्या, सम संख्याएं, इवन नंबर्स। सम संख्याएं क्या होती हैं? तो देखिए इनका बड़ा ही सिंपल एक्सप्लेनेशन होता है क्या, ऐसी संख्याएं जो 2 से, कितने से, 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएं, यानी पूरी तरह विभाजित हो जाती हैं, पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं। ठीक, तो ऐसी जितनी भी संख्याएं होती हैं जो 2 से पूरी विभाजित हो जाती हैं, यानी अगर उनको हम 2 से डिवाइड करते हैं तो वो पूरी तरह से डिवाइड हो जाती हैं, तो वो संख्याएं आपकी कहलाती हैं सम संख्याएं। करेक्ट। तो सम संख्याओं में आपको ऐसी कोई कंडीशन नहीं मिलेगी कि सम संख्याएं हमेशा धनात्मक होती हैं यानी कि पॉजिटिव होती हैं, या हमेशा ऋणात्मक होती हैं, नेगेटिव होती हैं। ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि सम संख्याएं धनात्मक भी हो सकती हैं, ऋणात्मक भी हो सकती हैं और शून्य भी हो सकती हैं। कैसे? देखिएगा, अगर हम बात करते हैं, मान लीजिए हमने कुछ संख्याएं ले ली, सपोज हमने एक संख्या ले ली -6, तो अगर हम -6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये पूरी तरह डिवाइड हो जाएगी और कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा। तो जो -6 है वो 2 से पूरा डिवाइड हो जाता है, तो इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है। तो फिर -6 को हम सम संख्या कह सकते हैं, डेफिनेटली कह सकते हैं। तो इस हिसाब से -6 एक सम संख्या है, -4 है, -2 है, -8 है। करेक्ट। अब ऐसे मान लेते हैं हम एक संख्या में ले ली 0, और मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या 0 भी एक सम संख्या है? क्या शून्य भी एक सम संख्या है? तो भाई मेरी कंडीशन क्या है? कंडीशन है कि 2 से पूरा विभाजित होना चाहिए। तो हम जैसे ही 2 से इसमें डिवाइड करेंगे और इसका कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि जब शून्य में किसी भी संख्या से हम डिवाइड करते हैं तो कितना आंसर आता है, शून्य आता है। करेक्ट। तो शून्य भी 2 से पूरा डिवाइड हो जाता है, 2 से डिवाइड हो जाता है, तो ये भी एक सम संख्या है। तो इस हिसाब से अगर हम बात करें सम संख्याओं की, तो सम संख्या क्या हो जाएंगी, जैसे -6, -4, -2, 0, 2, 4, 6 एंड सो ऑन। तो इस तरह से पीछे भी आपकी होंगी, जैसे -8, -10, -12, चले जाइए, पीछे भी जहाँ तक जाना है और आगे भी जहाँ तक जाना है वहाँ तक चले जाइएगा। ठीक है ना। तो इस तरह से ये सारी संख्याएं कौन सी संख्याएं हैं, जो 2 से पूरी डिवाइड हो जाती हैं, और इसीलिए हम कहते हैं सम संख्याएं। ठीक है। तो सम संख्याओं का ई फॉर इवन, तो इनको हम ई से रिप्रेजेंट कर देते हैं। इस तरह से हो गई सम संख्याएं। अब सम संख्याओं में भी हमें कौन सी सम संख्याएं देखनी है, जो प्राकृतिक हो। तो हम फिर क्या लिखेंगे, तो हम लिखेंगे सम प्राकृतिक संख्याएं, सम प्राकृतिक संख्याएं। तो ये इवन नंबर तो हैं, बट हैं कैसे, नेचुरल नंबर्स हैं। यानी कि इसमें 2 कंडीशन हो गई। क्या हो गई कि एक तो ये आपके इवन भी होना चाहिए, यानी 2 से डिवाइड भी होना चाहिए, और नेचुरल नंबर भी होना चाहिए। और हम आपको बता चुके हैं कि जो नेचुरल नंबर होते हैं, प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, वो हमेशा धनात्मक होती हैं, जिनको हम गिनती में प्रयोग करते हैं। तो हमें ऐसी संख्याएं लेनी है जो धनात्मक हों और 2 से डिवाइड हो जाती हों। तो अब आप समझ जाइएगा, 0 या 0 से पहले जितनी भी संख्याएं होंगी वो धनात्मक नहीं होंगी। 0 जो होता है वो न धनात्मक होता है न ऋणात्मक होता है। तो इनमें हम किनको शामिल करेंगे, 2 और 2 से आगे की संख्याओं को, यानी क्या हो जाएंगी 2, 4,
6, 8 एंड सो ऑन। तो हम इस समूह को किससे दर्शाएंगे? ई फॉर इवन हो गया। अब इसके ऊपर हम लिख देंगे प्लस। ये प्लस ये बता रहा है कि ये संख्याएं सारी कैसी हैं? धनात्मक हैं। तो ई प्लस जो होगा वो क्या हो जाएगा? 2, 4, 6, 8 ... क्लियर? तो सम प्राकृतिक संख्या क्या होती है वो भी आपने समझ लिया। इसके बाद छोटी सी चीज क्या? विषम संख्याएं। विषम संख्याएं, ऑड नंबर्स। तो विषम संख्याएं क्या होती हैं? बिल्कुल सिंपल सी कंडीशन, क्या? जो 2 से पूरी तरह विभाजित ना हो, जो 2 से विभाजित ना हो, यानी जिनमें 2 से पूरा डिवाइड ना जाता हो। क्लियर? तो सीधी बात है बेटा कि जितने भी हमारे ये इवन नंबर्स हैं, सम संख्याएं हैं, इनको छोड़ दो। इनके अलावा जो बची वो कैसी संख्याएं हैं? जो 2 से डिवाइड नहीं होती हैं, यानी कि ऑड नंबर्स हैं, विषम संख्या है। तो विषम संख्याएं क्या हो जाएंगी? क्या ये भी नेगेटिव हो सकती हैं? बिल्कुल हो सकती हैं। इसमें ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि पॉजिटिव या नेगेटिव ही होना चाहिए। तो अगर हम इनके समूह को लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? तो यहाँ तो एंड सो ऑन करके लिख देंगे। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए -5 है, -3, -1, 0 नहीं, 0 तो सम संख्या होती है तो 0 शामिल नहीं करेंगे। 1 है, 3 है, 5 है एंड सो ऑन। तो इस तरह से जो हमें एक समूह मिलेगा, ये कैसा समूह होगा? ये उन संख्याओं का समूह होगा जो 2 से डिवाइड नहीं होती हैं। तो इनको हम कहेंगे क्या? विषम संख्याएं। अब विषम संख्याओं को ओ फॉर ऑड होता है तो इनको हम ओ से प्रदर्शित कर सकते हैं। तो इस तरह से विषम संख्याएं होगी। अब इसी में यदि हम आपसे कह दें कि विषम प्राकृतिक संख्याएं क्या होगी, तो जैसी प्राकृतिक संख्याओं की मैं बात करूंगा वैसे ही आपको अब समझ आ गया होगा कि प्राकृतिक संख्याएं कौन होती हैं? जो पॉजिटिव होती हैं, धनात्मक होती हैं। तो इनमें जो माइनस वाली संख्याएं हैं उनको हम छोड़ देंगे, यानी कहाँ से? 1 से स्टार्ट करेंगे। तो 1, 3, 5, यानी ई जो ओ होगा उसका जो प्लस होगा पार्ट वो क्या होगा? वो होगा 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन। तो इस तरह से हम विषम प्राकृतिक संख्याओं के बारे में भी जान चुके हैं। क्लियर? तो ये सब वो चीज़ें हैं जो आपने पढ़ी हुई हैं। अभी बहुत कुछ मैंने आपसे कहा ना कि ये जो चैप्टर है संख्या पद्धति, इसका 90% तक का जो हिस्सा है वो आपका पढ़ा हुआ है। जी हाँ, ये सच है। और यहाँ तक कि मुझे तो ऐसा लगता है कि जो आपके क्लास 9th का मैथमेटिक्स है पूरा का पूरा, उसका 80% से लेके 85 बल्कि 90% तक का जो हिस्सा है वो वही है जो आपने जूनियर क्लासेस में पढ़ा हुआ है। ठीक है? क्योंकि मेरा तो सब कुछ ये पढ़ाया हुआ है, तो मुझे ये पता है कि 9th के क्लास में जो मैथमेटिक्स है वो 80% तक जूनियर से ही ले लिया गया है। तो आपका पढ़ा हुआ ही आपको दोबारा पढ़ना है। कुछ चीज़ें हैं जो एक्स्ट्रा हैं, उनके टचअप की ज़रूरत है, तो वो आपको और बेहतर तरीके से समझ लेनी है। तो पहले तो आपका जो पढ़ा हुआ है उसी को अच्छे से सीख लेना है। ठीक? तो बात करेंगे आगे इसके बाद आती हैं अभाज्य संख्याएं। तो बात करते हैं अभाज्य संख्याओं की। तो अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? देखिए, आप देखेंगे कि कुछ संख्याएं ऐसी होती हैं जो केवल और केवल स्वयं से विभाजित होती हैं। देखिए, एक ऐसा नंबर है जिससे सारी संख्याएं विभाजित हो जाती हैं। आप किसी भी संख्या को यदि 1 से डिवाइड करेंगे तो वो तो डिवाइड हो ही जाएगी, है ना? तो 1 से तो सभी संख्याएं डिवाइड हो जाती हैं। वो कैसी भी संख्या हो, x, y, z, वो कैसी भी संख्या हो, वो 1 से डिवाइड तो हो ही जाती है। तो हम उसको शामिल नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि सारी संख्याएं 1 से डिवाइड होती हैं। उसके आगे क्या है उसकी चर्चा करते हैं। तो मैंने आपसे कहा कि कुछ संख्याएं ऐसी होती हैं जो एक को छोड़ करके, एक के अलावा, क्योंकि एक से सारी संख्याएं विभाजित होती हैं, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, कुछ संख्याएं ऐसी होती हैं जो एक को छोड़ करके खुद से ही विभाजित होती हैं और किसी से विभाजित नहीं होती। यानी उनमें अगर आप किसी और संख्या से डिवाइड करेंगे तो वो कभी भी डिवाइड पूरी तरह से
नहीं होती हैं। और ऐसी संख्याओं को हम कहते हैं अभाज्य संख्याएं, यानी कि प्राइम नंबर्स। तो हम क्या लिख सकते हैं, ऐसी संख्याएं जो स्वयं से ही विभाजित होती हैं, स्वयं से ही, केवल और केवल खुद से विभाजित होती है। ब्रैकेट में स्पष्ट करने के लिए लिख देता हूं, एक के अलावा, यानी एक से तो विभाजित हो ही जाती हैं, तो एक के अलावा स्वयं से ही वो संख्याएं विभाजित होती हैं जिन्हें हम कहते हैं अभाज्य संख्याएं। तो अब आप इस पे समझ सकते हैं कि यदि मैं बात करता हूँ 1 की, तो देखिए बेटा 1 जो होता है ना, वो 1 से तो डिवाइड हो ही जाता है और ये खुद से ही डिवाइड होता है। तो एक्चुअली इसमें दोनों ही कंडीशन शामिल हो जाते हैं। क्या कि 1 से सारी संख्याएं डिवाइड होती हैं, तो उसको हमें इंक्लूड नहीं करना है, उसको छोड़ना है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, जो 1 है वो 1 से ही डिवाइड होता है, तो इसीलिए हम 1 को यानी एक जो होती है वो न तो अभाज्य है और न भाज्य। इसको न तो हम कंपोजिट नंबर अभी पढ़ाएंगे आपको भाज्य संख्याएं, और न ही प्राइम नंबर, यानी एक को हम किसी में भी शामिल नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, आपको समझ आ जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि कंडीशन क्या है अभाज्य संख्या के लिए, ऐसी संख्याएं जो स्वयं से ही विभाजित होती हैं, लेकिन किसके अलावा, एक के अलावा। जो लेकिन एक होता है वो तो केवल एक से ही विभाजित होता है, तो इस कंडीशन को फुलफिल नहीं करता है। तो जो एक है वो न भाज्य है और न अभाज्य है। क्लियर? तो इसके बाद बात आती है 2 की। तो 2 के बारे में अगर हम देखें तो 2 एक ऐसी संख्या है जो खुद से ही विभाजित होती है, यानी 2 जो होता है वो केवल 2 से विभाजित होता है, इसके अलावा किसी और संख्या से विभाजित नहीं होता, एक के अलावा। ठीक है ना? तो 2 जो होती है वो क्या होती है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है। ठीक है? तो 2 अभाज्य संख्या है और वो भी सबसे छोटी। अगर मैं आगे चर्चा करूं तो पहली बात तो आपके दिमाग में प्रश्न आ रहा होगा कि सर 1, 2 मतलब न तो आपने 0 को लिया, ना -1 को लिया, ना -2 को लिया, तो क्यों नहीं लिया? क्योंकि भाज्य या अभाज्य संख्याएं हमेशा धनात्मक होती हैं। लिख रहा हूं, इसको नोट करिएगा। भाज्य या अभाज्य दोनों की बात कर रहे हैं। ये संख्याएं जो होती हैं वो कौन सी होती हैं, हमेशा प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। कैसी होती हैं? प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। क्लियर? यानी कि हमेशा धनात्मक होती हैं। ठीक? ऋणात्मक संख्याएं कभी भी भाज्य भाज्य नहीं होती, तो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। क्यों? क्योंकि इनमें कंडीशन क्या है, भाग चला जाए, तो जो माइनस वाली संख्याएं होती हैं वो उनको शामिल नहीं करते हैं। क्लियर हो गया? तो भाज्य अभाज्य संख्याएं हमेशा प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 न भाज्य न अभाज्य है, उसके बाद 2, तो 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है। अगर हम 2 के आगे बात करें तो 2 के आगे अगर हम बात करेंगे तो 3 आती है। 3 भी आपकी अभाज्य संख्या होती है। क्यों? क्योंकि 3 जो है वो केवल 3 से विभाजित होता है। एक बात हम आपको और बता दें कि किसी भी संख्या में जो भाग जाएगा, कोई भी संख्या डिवाइड होगी, तो वो अपने से छोटी संख्या से डिवाइड होगी पूरी, अपने से बड़ी संख्या से तो हो नहीं सकती। मतलब जैसे ये लिखा है 3, तो 3 अगर पूरा डिवाइड होगा तो 2 से होगा, एक को तो शामिल करने ही नहीं मान लो, तो 3 पूरा डिवाइड होगा तो किससे होगा, सिर्फ 2 से होगा। आप सोचेंगे 3 से बड़ी 4 से भी डिवाइड हो जाएगा 3 पूरा, असंभव है। तो 3 से छोटा कौन है, 2 से डिवाइड होती नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, ये अभाज्य संख्या है, ये केवल 3 से डिवाइड होती है। अगर हम आगे बात करते हैं 4 की, तो 4 क्या है, 4 से तो डिवाइड हो गई होगा, कोई भी संख्या खुद से तो डिवाइड हो ही जाती है। 4 से छोटा क्या है, 3,
3 से डिवाइड नहीं होगा। उससे छोटा क्या है 2, 2 से डिवाइड हो जाएगा। यानी ये जो कंडीशन है क्या, जो स्वयं से ही विभाजित होती है केवल, ये यहाँ पे फेल हो रही है, क्योंकि जो 4 होता है वो 4 के अलावा 2 से भी डिवाइड हो जाता है, इसलिए 4 जो है वो अभाज्य संख्या नहीं होता है। क्या होता है, 5 होता है, 7 होता है, 11 होता है, 13 होता है, 17 होता है, 19 होता है। इस तरह से ये जो संख्याएं होती हैं ये सब क्या होती हैं, ये सब अभाज्य संख्याएं होती हैं। यानी ये एक के अलावा खुद से ही विभाजित होती हैं और किसी से विभाजित नहीं होती हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ आप नोटिस कीजिएगा, 2 को छोड़ करके जितनी भी अभाज्य संख्याएं आप देख सकते हैं, आगे जहाँ तक आप देख सकते हैं, वो आपको कैसी संख्याएं मिलेंगी, विषम संख्याएं मिलेंगी। कैसी, विषम संख्या है। लेकिन 2 कैसी संख्या है, 2 है सम संख्या, सम संख्या। तो इसका मतलब ये एक और नई बात हो गई, एक फैक्ट है। क्या फैक्ट है, क्या कि 2 को छोड़कर सारी अभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं होती हैं। क्लियर हो गया, केवल 2 एक ऐसी संख्या है जो अभाज्य भी है और सम संख्या भी होती है। ठीक, चलिए इसके बाद आगे हम लोग समझेंगे कि भाज्य संख्याएं क्या होती हैं। भाज्य संख्याएं, इनको हम कहते हैं कंपोजिट नंबर्स, भाज्य संख्याएं। देखिए, भाज्य संख्याओं से मतलब है ऐसी संख्याएं, एक को तो शामिल इसमें भी नहीं करना है क्योंकि एक से तो सभी विभाजित हो रही हैं। ऐसी संख्याएं जो खुद के अलावा किसी और संख्या से भी विभाजित हो जाती हैं, खुद के अलावा। तो लिख देता हूं, ऐसी संख्याएं जो स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित हो जाती हैं। ठीक, यहाँ पे भी हम लिख दे रहे हैं एक के अलावा, है ना, एक तो सभी में शामिल होता है। तो अगर हम इसकी बात करें तो एक के बारे में हमने पहले ही बोल दिया, ये ना तो भाज्य ना अभाज्य। एक से बड़ी 2 होती अभाज्य, 3 भी होती अभाज्य, फिर 4। तो सबसे छोटी अगर बात करेंगे हम, सबसे छोटी जो भाज्य संख्या होती है वो होती है 4, 4 से छोटी कोई भी भाज्य संख्या नहीं होती है, क्योंकि 4 से छोटी 3 और 2 अभाज्य संख्या है, 1 न भाज्य न अभाज्य। तो 4 के बाद में क्या, 6, फिर 8, फिर 9, 10, 12, 14, 15, इस तरह से ये सारी संख्याएं क्या हो जाएंगी, ये सारी संख्याएं हो जाएंगी भाज्य संख्याएं। क्लियर हो गया। अब आप देखिएगा, 4 से डिवाइड होता है, 2 से डिवाइड होता है, 6 से भी डिवाइड होता है, 3 से भी होता है, 2 से भी होता है, 8 से तो हो गई होगा, 4 से भी होता है, 2 से भी होता है, 9 से होता है, अपने अलावा किससे होता है, 3 से हो जाता है। ऐसी 10 अपने अलावा 2 से भी होता है, 5 से भी होता है, 12 अपने अलावा 2 से होता है, 3 से होता है, 4 से होता है, 6 से होता है। तो कहने का मतलब ये सारी वो संख्याएं हैं जो स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित हो जाती हैं। तो इन्हें हम कहते हैं कंपोजिट नंबर्स, यानी कि भाज्य संख्याएं। अब अगली एक चीज आती है सह अभाज्य संख्याएं, को प्राइम नंबर्स, सह अभाज्य संख्याएं। देखिएगा यहाँ पर आपको एक शब्द दिख रहा है सह अभाज्य संख्याएं। तो इसको पढ़ करके ऐसा लगता है कि ये कुछ अभाज्य संख्याएं होती होंगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।
सह अभाज्य संख्याओं का अभाज्य संख्याओं से कोई लेना देना नहीं है। मतलब इसका सीधा सीधा ये है कि जो सह अभाज्य संख्याएं होती हैं वो भाज्य संख्याएं भी हो सकती हैं और अभाज्य संख्याएं भी हो सकती हैं। अभाज्य संख्याओं से कोई लेना देना नहीं। फॉर एग्जाम्पल मैं बता दूँ आपको, जैसे अगर मैं बात करता हूँ 9 और 10 की, ये दो संख्याएं मान लीजिए मैंने ले ली 9 और 10, ये दो संख्याओं का इसमें हमने पेयर लिया है। सह अभाज्य संख्याएं हमेशा पेयर में यानी जोड़े में होती हैं, युग्म में होती हैं। तो हमने दो संख्याएं ले ली, कौन कौन, 9 और 10। अब चेक ये करना है कि ये भाज्य है अभाज्य है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो 10 है ये भाज्य संख्या है। क्यों? क्योंकि ये 2 से 5 से डिवाइड हो जाती है। 9 जो है ये भी आपकी भाज्य संख्या है। क्यों? क्योंकि ये भी 3 से डिवाइड हो जाती है। लेकिन 9 और 10 का जो जोड़ा होता है, जो पेयर होता है, वो आपका कैसा होता है, वो होता है सह अभाज्य संख्याएं। अब आप लोगों को लग रहा हो सर है क्या इसका मतलब, फिर ये दोनों भाज्य, फिर आपने इनको सह अभाज्य क्यों लिखा है? तो बेटा सह अभाज्य का वास्तविक मतलब क्या है उसको जान लीजिए। सह अभाज्य से मतलब होता है ऐसी संख्याएं जिनका जो मासा होता है, क्या होता है, मासा। मासा मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है वो कितना होता है, 1 होता है। कितना होता है, 1। जैसे अगर हम 9 के फैक्टर कर लें तो क्या होंगे, 9 के फैक्टर क्या होंगे, 3 क्रॉस 3 क्रॉस 1, यानी 1 क्रॉस 3 क्रॉस 3, ये हो गए 9 के फैक्टर, हो गए गुणनखंड हो गए। ऐसे अगर हम 10 के फैक्टर कर लेते तो क्या होंगे, तो होंगे 2 क्रॉस 5 क्रॉस 1, ये 10 के फैक्टर हो गए। अब आप देखिए 9 और 10 के जो फैक्टर्स हैं उनमें कुछ कॉमन है, क्या कॉमन है, सिर्फ 1 कॉमन है, यानी इनका जो मासा है वो कितना है, 1 है। दोनों में कोई और संख्या कॉमन नहीं होनी चाहिए एक्सेप्ट 1, 1 के अलावा। यदि ऐसी संख्याएं होती हैं जिनका मासा 1 होता है तो वो कहलाती हैं सह अभाज्य संख्याएं। इनका अभाज्य संख्याओं से कोई लेना देना नहीं है। क्लियर हो गया? जैसे यहाँ पे हमने लिया 9 और 10 दोनों भाज्य हैं, ऐसे हम ले सकते हैं 3 और 5, 3 और 5। देखिए तो 3 और 5 की अगर बात करें तो ये दोनों अभाज्य हैं। देखिए 3 भी अभाज्य है और 5 भी अभाज्य है, और ये सह अभाज्य है कि नहीं, बिल्कुल है, बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि इनमें भी जो कॉमन फैक्टर होगा वो क्या होगा, 1 होगा। लेकिन एक बात और समझ में आती है, क्या, कि जो अभाज्य संख्याएं होती हैं उनके तो फैक्टर ही नहीं होते। कैसे? जैसे अगर हम 3 का फैक्टर करें तो क्या होगा, 3 क्रॉस 1 होगा, 5 का फैक्टर करें तो 5 क्रॉस 1 होगा। क्यों? क्योंकि ये संख्याएं केवल स्वयं से विभाजित होती हैं। तो इनमें तो जो हमेशा मासा आएगा या जो HCF आएगा वो हमेशा 1 आएगा, और हमेशा अगर मासा 1 आएगा तो ये दोनों जोड़ा जो होगा वो हमेशा सहअभाज्य होगा। तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं, क्या, कि दो अभाज्य संख्याओं का जोड़ा, दो अभाज्य संख्याएं हमेशा सह अभाज्य संख्याएं होती हैं। क्लियर हो गया? अगर दो अभाज्य संख्याएं हैं तो वो हमेशा सहअभाज्य होंगी। क्यों? क्योंकि उनका मासा हमेशा 1 आएगा। ठीक है? लेकिन दो भाज्य संख्याएं हमेशा सहअभाज्य होंगी ऐसा जरूरी नहीं है ना। यहाँ पर दोनों भाज्य हैं और सहअभाज्य हैं, वो अलग बात है, लेकिन दोनों भाज्य हमेशा सहअभाज्य होंगी ऐसा नहीं है। क्या ऐसा भी हो सकता है कि एक संख्या आपकी भाज्य और एक अभाज्य हो? 100% हो सकता है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हमने एक संख्या क्या ले ली, 2, एक ले ली 5। अगर हम 2 और 5 की बात करें तो 2 का फैक्टर क्या होगा, 2 क्रॉस 1, 5 का क्या होगा, 5 क्रॉस 1।
2 ये दोनों अभाज्य होगी, सॉरी 2 की जगह मान लो 4 ले लेते हैं, तो 4 का क्या होगा, तो 4 का हो जाएगा 2 क्रॉस 2 क्रॉस 1। तो इस कंडीशन में भी अगर आप कॉमन फैक्टर देखेंगे तो केवल क्या आएगा, 1 आएगा, तो मासा अभी भी 1 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर 2 में से एक संख्या भाज्य है और एक अभाज्य है तो भी वो दोनों संख्याएं हमेशा सह अभाज्य होती हैं। तो 2 संख्याएं हैं, दोनों अभाज्य हैं तो हमेशा सह अभाज्य होंगी। 2 में से एक भाज्य है, एक अभाज्य है तो भी हमेशा सह अभाज्य होंगी। दोनों अभाज्य हैं तो चेक करना पड़ेगा कि सह अभाज्य है या नहीं। इसके बाद एक चीज़ और आती है, जुड़वां अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। जुड़वां, तो जुड़वां का मतलब होता है ऐसी अभाज्य संख्याएं जो जोड़े में आए, ठीक है, और दोनों अभाज्य हों, क्रमागत हों, दोनों अभाज्य भी हों और क्रमागत हों। कैसे, जैसे मान लीजिए 3 और 5, 3 और 5 दोनों अभाज्य हैं कि नहीं हैं, और 3 के बाद में यदि हम आपसे कहें कि अगली अभाज्य संख्या कौन सी आएगी, तो 5 आएगी। क्यों, इनमें 2 का डिफरेंस होना चाहिए। कितने का, 2 का डिफरेंस होना चाहिए। ठीक, जैसे 3 और 5, 3 और 5 दोनों अभाज्य हैं, इनमें डिफरेंस कितने का है, 2 का है। ऐसी 5 और 7, 5 और 7 देखिए दोनों अभाज्य हैं, डिफरेंस कितने का है, 2 का है। तो ये जुड़वां अभाज्य संख्याएं हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, जुड़वां अभाज्य संख्याएं। ट्विन्स को कहते हैं, जुड़वे को क्या कहते हैं, जुड़वा को ट्विन्स। तो ट्विन प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर, ठीक है। तो जुड़वा मतलब दोनों अभाज्य संख्याएं हों और उनके बीच 2 का डिफरेंस हो, जैसे 11 और 13, 17 और 19। तो ये जो होती हैं वो जुड़वा अभाज्य संख्याएं होती हैं। अब हम बात करेंगे परमेय संख्याओं के बारे में। जो अगली क्लास में परमेय संख्याओं से संबंधित सारा कुछ कंप्लीट हो जाएगा, और कोशिश करूंगा उसके अगली क्लास में आपका अपरिमेय संख्याओं से संबंधित सारा कुछ समाप्त हो जाए। तो इस तरह से 3 या हार्डली 4 क्लास में आपका ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा 100%। ठीक है, तो आज की क्लास कैसी लगी, आपने वो सारी चीज़ें पढ़ी हैं जो कहीं ना कहीं आपकी पढ़ी हुई होंगी। आज आपको पढ़ के कैसा लगा, पहले से बेहतर समझ में आया, नहीं आया, अपना कमेंट ज़रूर लिखिएगा। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो सपोर्ट कीजिएगा, लोगों को शेयर कीजिए, अपने साथ के स्टूडेंट को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कराइएगा और वीडियोस देखने के लिए बोलिएगा। यदि उन्हें पसंद आता है बहुत अच्छी बात है, और कोई डाउट होता है तो प्लीज़ कमेंट में लिखिएगा, या विश्व गुरु क्लासेस का जो टेलीग्राम पर ग्रुप है उसको ज्वाइन कीजिएगा, और वहाँ पर भी आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, तो एंजॉय करते हुए बिल्कुल मस्ती के साथ पढ़िएगा। ठीक है, और कोई समस्या हो तो ज़रूर हम तक पहुँचाइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में।